सारे क्वेश्चन जो देख रहे हैं सब के सब आप फोड़ सकते हैं। ये देखिए भाई, सारे एग्जाम के क्वेश्चन मैंने एक बॉक्स में रख दिया है। तो जब भी मेटल के साथ HG होता है तो उसे मेटल अमलगम बोलते हैं। तो यहाँ कौन चिपक रहा है, यानी आप CaCl2 लेंगे तो कोई खतरा नहीं है। कैथोड पे आपको Na+ ही जाएगा और वो वहां Na सॉलिड मिलेगा। लेकिन मिक्सचर लिया तो लिया क्यों? फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप और 13 ग्रुप जब भी H+ के सामने आएंगे तो H+ जीतेगा, ये नहीं जीतेंगे। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को चेक करने के पैरामीटर्स होते हैं। वो पैरामीटर क्या है उसको ध्यान से अब आपको देखना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्या है, यही ऑर्डर आपको तैयार करना है। तो सल्फेट आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, OH- आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा होता है, तो वो OH- जाएगा एनोड पे और ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। हेलो एवरीवन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आज के सेशन में हम लोग फटाफट सीखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी लगानी है, क्या ट्रिक फॉलो करना है, ये सब सारी चीजें इसी सेशन में कवर होने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को डिस्कस करने से पहले कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का फंक्शन क्या है, उससे पहले आपको एक पॉइंट जरूर क्रिस्टल क्लियर कर लेना है कि आखिर ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इतना खास क्यों है। और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इतना खास क्यों है, ये फटाफट मैं आपको समझाता हूं। कि सबसे पहले सपोज मैंने ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना के आपके सामने रखा हुआ है, तो सबसे पहले हमें ये फोकस करना है कि आखिर ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर ये क्या हो रहा है, ये कौन सी रिएक्शन हो रही है, ये क्या फंक्शन हो रहा है। और ये जो रिएक्शंस हो रही है, जो फंक्शन हो रही है, क्या ये रिएक्शन फंक्शन अपने आप हो जा रही है या हमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बाहर से एक बैटरी की जरूरत पड़ रही है, तब जाके इसके अंदर ये सब फंक्शन, ये सब रिएक्शंस हो पा रही है। ये जान लेना सबसे ज्यादा जरूरी है और यही बनाता है खास इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को। तो आइए फटाफट समझते हैं कि बिना बैटरी लगाए ये सब फंक्शंस ऑपरेट हो जाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, या फिर हमें एक एक्सटर्नल बैटरी की जरूरत पड़ती है। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर अब आपको मिलने जा रहे हैं। बस आपको एक काम करना है कि पॉइंट टू पॉइंट में डिस्कस करता चला जा रहा हूं और आपको बस ध्यान से सुनना है, समझना है। पहला चीज ये है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर ये हो क्या रहा है, ये तमाशा क्या है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसा डिवाइस है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके अंदर सॉल्ट सोल्यूशन भरा होता है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है। और वो जो सॉल्ट सोल्यूशन भरा है, लाइक NaCl, KCl, CuSO4, उन सॉल्ट सोल्यूशन पे जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो सॉल्ट सोल्यूशन अपने आयंस में टूट जाते हैं। और वो अपने आयंस में टूटने के बाद अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे जाके उस इलेक्ट्रोड पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो आयंस बने हैं, ये आयंस किस इलेक्ट्रोड पे जाएंगे, वो सारे टिप्स एंड कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स वो अभी आपको बताया जाएगा। तो अभी फिलहाल हमें ये समझना था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर ये तमाशा क्या हो रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एक सॉल्ट सोल्यूशन भरा होता है। जब उस पे हम करंट पास करते हैं, तो वो अपने आयंस में टूट जाता है। और इस प्रोसेस को, करंट पास करने पर अपने आयंस में टूट जाना, इसे हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। तो आज के बाद अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या होता है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस होता है। क्लियर? अब ये दूसरा क्वेश्चन क्या आया था, दूसरा क्वेश्चन आया था क्या ये इलेक्ट्रोलिसिस मतलब आयंस में टूटना, किसी सॉल्ट का आयंस में टूटना, क्या ये अपने आप हो जाएगी? तो ये अपने आप नहीं हो पाती है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसी सेल है जो खुद से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप नहीं कर सकती। उसके अंदर जो भी फंक्शंस हो रहे हैं वो खुद के दम पे नहीं हो सकते। जब ये काम खुद के दम पे नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए अब हम इसमें एक एक्सटर्नल बैटरी का हेल्प लेते हैं, मतलब एक एक्सटर्नल बैटरी लगवाते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि जो भी रिएक्शंस, जो भी प्रोसेस अपने आप नहीं हो पाती हैं, उसे हम नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को चेक करने का, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को चेक करने के पैरामीटर्स होते हैं। वो पैरामीटर क्या है उसको ध्यान से अब आपको देखना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कोई भी काम अपने आप नहीं हो पाता है, जिसे हमने क्या नाम दे दिया, नॉन स्पॉन्टेनियस। और नॉन स्पॉन्टेनियस को चेक करने के लिए जो पैरामीटर है वो क्या है, गेस फ्री एनर्जी चेंज। और अगर गेस फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो ये किसको बताता है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस को बताता है। चूंकि यहां पे सेल और बैटरी का मामला है, तो इसके लिए एक और पैरामीटर हो सकता है, वो है ई सेल। तो नॉन स्पॉन्टेनियस फंक्शंस के लिए ई सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव। तो अब आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, और ई सेल की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव। ये दोनों बातें क्या बताती हैं, नॉन स्पॉन्टेनिटी को। क्लियर हो गया? अब चूंकि हमें इसके अंदर ये सब काम करवाना है, इस बैटरी को चलवाना है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हमें फंक्शन में लाना है, तो इसके लिए हम एक बाहर से एक्सटर्नल बैटरी की जरूरत पड़ती है, जो आके इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के फंक्शंस को स्टार्ट करती है। ये जो एक्सटर्नल बैटरी आप लगा रहे हैं वो अपोजिंग नेचर का होता है। इसका ये जो भी सेल है उसके अपोजिंग नेचर का हम एक बैटरी यहां पे लगाते हैं। तो अब सुनिए, जब आपने बैटरी लगवा दिया
तब तो काम शुरू हो गया ना, तब तो आयंस टूटने लगे, फिर जो जो होना था सब होने लगा, और जो होना था सब होने लगा, इसका मतलब रिएक्शन होने लगी, इसका मतलब वो रिएक्शन, वो चीजें अब क्या हो गई, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस क्या होता है, मतलब रिएक्शन का हो जाना। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जब हमने बाहर से बैटरी लगा दी तो अब वो स्पॉन्टेनियस बन चुका है, मतलब वो फंक्शन स्टार्ट हो चुका है, सब कुछ हो रहा है वहां पे। और स्पॉन्टेनियस की पहचान क्या है, डेल्टा जी का निगेटिव हो जाना या ई सेल का पॉजिटिव हो जाना। क्लियर हो गया ये? तो भाई बैटरी की मदद से ही हम लोग ये देख पा रहे हैं। क्लियर हुआ? तो बैटरी, बाहरी बैटरी की मदद से ही ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का फंक्शन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर तैयार रखना है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डेल्टा जी पॉजिटिव होता है, ई सेल निगेटिव होता है, और जब हम बाहर से बैटरी लगाते हैं तो भैया फिर स्पॉन्टेनियस होता है, सब मामला स्टार्ट होता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या है कि आपने बाहर से बैटरी यूज कर ली, यानी कि आपने बाहर से बिजली यूज कर ली, करंट यूज कर लिया, तो इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का फंक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देता है, केमिकल एनर्जी में। मतलब जब आपने यहां से करंट पास कराया तो फिर ये टूटे, और टूटने के बाद इन्होंने रिएक्शन वगैरह की और जो प्रोडक्ट बनाना था वो बनाया। सेल का काम ही क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, या फिर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता था, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब आते हैं हम लोग कि इसमें ये क्या डूबे हुए हैं, कैसे इलेक्ट्रोड है और किस तरह ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से डिफरेंस में आ रहा है, तो वो सब बातें हम लोग फटाफट समझते हैं। अब हम लोग फटाफट सीख लेते हैं सारी कंप्लीट बातें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के सारे फंक्शंस तब और अच्छे क्लियर होंगे जब हम बैक टू बैक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को भी देखते रहे। तो आइए फटाफट इसको भी खत्म करते हैं। देखिए हमारे सामने दो तरह के सेल होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता था, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, लेकिन ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इसमें आपने इलेक्ट्रिसिटी पहले ही यूज कर ली है, तो इसका मतलब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे खड़े हैं, और जब आपने इलेक्ट्रिसिटी पहले ही यूज कर लिया है तब जाके ये रिएक्शन वगैरह हो रही है, तब जाके आपको केमिकल एनर्जी मिल रही है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसी डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करती है, केमिकल एनर्जी में। जो भी सेल होता है वो दो ही तरह का काम करता है, या तो वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। नाउ जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा करते थे तो उसमें हम बोला करते थे कि पहचान क्या थी कि भाई दो कंटेनर होते थे और उन दोनों कंटेनर में अलग अलग इलेक्ट्रोड डूबे होते थे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की पहचान है कि भाई कंटेनर तो एक ही होता है और उसमें दो इलेक्ट्रोड डूबे होते हैं। ठीक, जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ते थे तो इसे लेफ्ट हाफ सेल कहते थे और इसे राइट हाफ सेल कहते थे, और हम ये कहते थे कि जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हाफ सेल की बात करते थे तो जिस मेटल की रॉड हम डुबाते थे उसी मेटल का सॉल्ट सोल्यूशन होता था, जिस मेटल की रॉड हम डुबाते थे उसी मेटल का सॉल्ट सोल्यूशन होता था। जब भी मेटल की रॉड का मेटल और ये जो सॉल्ट सोल्यूशन का मेटल है ये दोनों अगर कॉमन है तो इस तरह के इलेक्ट्रोड को हम एक्टिव इलेक्ट्रोड कहते हैं। एक्टिव इलेक्ट्रोड का मतलब होता है जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट करती है। हमारे सामने दो तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक्टिव इलेक्ट्रोड और एक होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड जो रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट करती है, और इनर्ट इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रोड बनके तो वहां डूबी होती है बट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। तो यहां पर जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम लोग पढ़ते थे तो ये दोनों इलेक्ट्रोड क्या होते थे, एक्टिव इलेक्ट्रोड होते थे। क्लियर? जबकि यहां पर ये दोनों इलेक्ट्रोड एक्टिव भी हो सकते हैं और ये आपके इनर्ट इलेक्ट्रोड भी हो सकते हैं, तो इसकी बातें अभी करेंगे। नाउ यहां पर जो लेफ्ट हाफ सेल में डूबा होता था वो इलेक्ट्रोड जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता था तो आपने देखा था कि ये इलेक्ट्रोड टूट टूट के इसके अंदर गिर रही थी, मतलब डिसॉल्व हो रही थी, ऑक्सीडेशन हो रहा था। यहां से एक बात और, एक ट्रिक रख लो अपने सामने कि अल्फाबेटिकली कौन आता है पहले, ए आता है कि सी आता है पहले। तो अल्फाबेटिकली जब हमने अल्फाबेट सीखना शुरू किया था तो ए बी सी बोलना सीखा था, तो जो ए पहले आ रहा है तो इसका मतलब याद रखना कि जो पहला आपको दिखाई दे वो एनोड होगा। क्या होगा? एनोड होगा। यहां से भी देख सकते हो, और जो बाद में दिखाई दे वो क्या होगा? कैथोड होगा। क्लियर? यहां पर भी आप वैसे ही कह सकते हैं कि जो पहले दिखाई दे वो क्या हो जाएगा? एनोड हो जाएगा, और जो बाद में दिखाई दे वो क्या होगा? कैथोड होगा। ठीक है भाई, ये समझ गए थे। दूसरा पॉइंट, हमें पता है कि एनोड एक ऐसी प्लेट होती है जहां पे ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? जहां पे ऑक्सीडेशन होता है। या फिर एनोड एक ऐसी प्लेट होती है जहां से हमें इलेक्ट्रॉन निकलते हुए दिखाई देता है। क्लियर? तो यहां पर भी एनोड वही है, एनोड का ऑक्सीडेशन, यहां पे ऑक्सीडेशन ही हो रहा होगा। क्लियर? तो अभी उस पे आ रहे हैं। यहां पर एक बात हमने ये सीखी थी कि ये जो रॉड था वो निगेटिवली चार्ज हो गया था इस जो सॉल्ट सोल्यूशन भरा था आपने उसके रिस्पेक्ट में, इसलिए इसका जो साइन आया था वो क्या आया था? निगेटिव आया था। क्लियर? और यहां पर जो ये रॉड आपने लिया था वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई थी एज कंपेयर टू क्या? इस सॉल्ट सोल्यूशन के।
ये हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखा था। इसलिए ये जो इलेक्ट्रोड है उसका साइन क्या हो गया था, पॉजिटिव हो गया था। लेकिन जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जाएंगे तो इस प्लेट और इस प्लेट के क्या साइन होगी वो डिसाइड करेगी ये जो आपने एक्सटर्नल बैटरी लगाया। एक्सटर्नल बैटरी में हमें पता है बैटरी में जो ये बड़ी लाइन होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है और जो छोटी लाइन होती है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। बस आपको यहां पे ये देखना है कि ये जो कोई भी प्लेट है वो बैटरी के किस टर्मिनल से जुड़ी है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी है। इसलिए आज यहां पे एनोड का जो साइन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और चूंकि यहां कैथोड नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी है इसलिए आज कैथोड का साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। दोनों को ध्यान से देखिए तो एकदम पता चल जाएगा कि भैया एनोड चाहे यहां हो चाहे एनोड वहां हो, होना ऑक्सीडेशन ही है। लेकिन आज यहां एनोड का साइन नेगेटिव है जबकि यहां एनोड का साइन पॉजिटिव है। ये बेसिक सा डिफरेंस है। क्लियर? अब आगे की बात करते हैं। यहां पर देखिए कि जो हम लोग इलेक्ट्रोड लेते हैं वो इलेक्ट्रोड जो होता है वो इनर्ट होता है, मतलब इनर्ट भी ले सकते हैं और एक्टिव इलेक्ट्रोड भी ले सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस 90% केसेस में हम देखेंगे अभी आगे कि वहां पे इनर्ट इलेक्ट्रोड ही लिया जाएगा और जब एक्टिव इलेक्ट्रोड लिया जाएगा तो वो केस आपको अभी आगे हम सिखाएंगे। अभी आपको मान के चलना है कि हमने जो भी यहां इलेक्ट्रोड डिप किए हैं वो सब के सब क्या है, इनर्ट है। इनर्ट इलेक्ट्रोड मतलब जैसे मार्केट से हम प्लेटिनम खरीद ले या कार्बन ग्रेफाइट खरीद ले, इन सबको हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्लियर? जो रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ अपना सरफेस देते हैं कि उनके ऊपर रिडक्शन या ऑक्सीडेशन जैसी रिएक्शन हो जाए, तो उस तरह के इलेक्ट्रोड को हम इनर्ट इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब यहां पे जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो हमने देखा था कि एनोड वो प्लेट होती है जहां से हमें इलेक्ट्रॉन निकलते हुए दिखाई देते हैं। और यहां जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आप पढ़ रहे थे तो आपने यहां वोल्टमीटर या फिर यहां पे आपने एक बल्ब लगा रखा था और जैसे ही इसमें से वायर से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता था, यहां से इलेक्ट्रॉन जाता था, इसमें एंटर करता था तो ये बल्ब जगमगाने लगता था। ये देखा था आपने। तो यहां पहले बात को ध्यान से समझिए कि जो भी यहां हरकत हो रही है उसका रिजल्ट आपको इस वोल्टमीटर या इस बल्ब में देखने को मिला। इसका मतलब यहां जो भी काम हो रहा है वो एक्सटर्नल वायर में हो रहा है। जो भी यहां चीजें हो रही हैं उसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, एक्सटर्नल वायर पे पड़ रहा है। तो ये क्वेश्चन जेईई में भी पूछा गया और आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां होता है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड की ओर होता है वाया एक्सटर्नल सप्लाई। क्लियर हो गया? जबकि यहां देखिए कि जो आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज किया उससे काम कहां हुआ वो देखना है। उससे काम तो यहां हुआ है, यहां रिएक्शन हुआ है, मतलब इंटरनली रिएक्शन हुआ है। तो यहां पे अब आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैसे बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो, भाई निकलना तो इलेक्ट्रॉन एनोड से ही है, ये तो तय है कि जिस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलती है उसे ही हम एनोड कहते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन, यहां आज भी इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड ही जा रही है, लेकिन जो हरकतें हो रही है वो इंटरनली हो रही है। तो यहां पे ऐसे बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर वाया इंटरनल सप्लाई जा रही है, क्योंकि जहां हरकत हो रही है उसी का नाम लिया जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से हरकतें इंटरनली हो रही है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर वाया इंटरनल सप्लाई जा रही है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ये जो बेसिक डिफरेंस थे वो अब आपके सामने आ चुका है। क्लियर? अब देखिए यहां फाइनली अब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को छोड़ के हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो भी प्लेट आपको पहले दिखाई दे उसको एनोड बोलना है, इधर को कैथोड बोलना है। एनोड का साइन पॉजिटिव, पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, कैथोड का साइन नेगेटिव, नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है। यहां आज भी ऑक्सीडेशन होना है, यहां आज भी रिडक्शन होना है। अब बात आती है कि जब आपने इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की तो यहां पे मान लीजिए NaCl था तो Na प्लस और Cl माइनस में टूट गया, जैसे A प्लस और B माइनस में टूट गया। अब देखिए A प्लस क्या है? A प्लस आपका है कैटायन। कैटायन किसको बोलते हैं आप सभी को पता है, पॉजिटिव आयन को कैटायन बोलते हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव आयन है। तो इसके लिए आपको तैयार करना है C2C। इसका मतलब होता है कैटायन ऑलवेज मूव्स टुवर्ड कैथोड, मतलब जो पॉजिटिव आयन होगा वो हमेशा किधर जाएगा, कैथोड की ओर जाएगा। फिर देखिए यहां जो आपको मिल रहा है B माइनस वो है एनायन। एनायन का मतलब होता है नेगेटिव आयन। क्या मतलब होता है, नेगेटिव आयन। ये होता है एनायन का मतलब। इसके लिए आपको तैयार करना है A2A। कितना सिंपल है, देखिए मतलब जो नेगेटिव चार्ज वाली चीज होगी, मतलब एनाइन ऑलवेज मूव्स टुवर्ड एनोड, तो कभी भी आपको एनाइन मिलेगा तो उसको आपको एनोड की तरफ मूव कराना है। आइए अब हम लोग बात करते हैं इसके कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, उसको देखिए फटाफट क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डायरेक्ट करंट यूज होता है, मतलब ये जो आप चीज यूज कर रहे हैं ये डायरेक्ट करंट आप इसमें यूज करते हैं। क्लियर? तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम डायरेक्ट करंट यूज करते हैं जिससे इलेक्ट्रोलाइट को डिकम्पोज किया जाता है। तो जो इलेक्ट्रोलाइट आप डिकम्पोज कर रहे हैं उसके लिए आप डायरेक्ट करंट यूज करते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड वाया इंटरनल सप्लाई, अभी अभी आपको मैंने समझाया था। क्लियर? नाउ थर्ड, जो
आपको भी पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो रहा है तो जो करंट है वो ऐसे फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो रहा है तो उसके अपोजिट करंट फ्लो होगा। तो करंट फ्लो कोई पूछे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, तो करंट फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड बाय एक्सटर्नल सप्लाई, बाय एक्सटर्नल सप्लाई। इसका ध्यान रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन आपके जेईई में पूछा जा चुका है, तो इसलिए इन पॉइंट्स को आराम से ध्यान से पढ़ना है। क्लियर? अब आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, और अब बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो क्या है कि इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कोई इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो भाई उसका एनोड और कैथोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो यानी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है, और यहां पे जो एग्जांपल आपके सामने रखा गया है बहुत सिंपल सा एग्जांपल रखा है, इसके लिए कोई टिप्स ट्रिक एंड स्ट्रेटेजी की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, आगे जो हम सीखेंगे उसमें हमें स्ट्रेटेजी भी चाहिए होगा, टिप्स भी चाहिए होगा और ट्रिक भी चाहिए होगा। तो यहां देखिए सिंपल सा केस आपको समझाने के लिए रखा गया, और ये केस है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। मोल्टेन NaCl का मतलब होता है फ्यूज्ड NaCl। फ्यूज्ड NaCl का मतलब भैया कि ये जो NaCl है वो पिघले हुए फॉर्म में उसमें भरा हुआ है, और यहां पे कोई पानी वानी उसमें हमने नहीं मिलाया। ठीक है, तो भाई इसको हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भरा और बाहर से एक्सटर्नल उसको इलेक्ट्रिसिटी दी, इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद, करंट देने के बाद वो इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस में टूट गया, Na+ और Cl-। Na+ क्या है, चूंकि पॉजिटिव आयन है तो क्या बोलोगे कैटायन, और ये नेगेटिव आयन है तो क्या बोलोगे एनायन। और हमें पता है कि जो कैटायन होता है वो C2C, याद कर रखा है कि कैटायन मूव्स टुवर्ड कहां, कैथोड, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कैटायन कहां पहुंचेगा, कैथोड पे, कैथोड पे जाके वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्लियर? ये Na+ लिखा है तो इसका मतलब ये क्या है, एक्वस, ये तो पानी में डूबा हुआ था ना, तो Na+ एक्वस, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद कैथोड पर Na सॉलिड बनाएगा। तो अब आपसे कोई पूछे कि कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट बना, तो आप कहेंगे कि सोडियम सॉलिड। क्लियर? अब देखिए बात करते हैं एनोड। एनोड पे कौन जाता है भाई, एनोड पे जाता है एनाइन। तो एनाइन कहां है, ये लाओ इसको पकड़ करके, कहां, इसको पकड़ के लाओ एनोड पे, एनोड पे गया। एनोड पे होता क्या है, एनोड पे तो सर ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है सर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये एनाइन दौड़ा दौड़ा एनोड पे पहुंचा, और एनोड पे जाके उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया और खुद को किसमें ऑक्सीडाइज कर दिया, Cl2 में। तो अब आपसे कोई पूछे कि एनोड पे क्या प्रोडक्ट बनाए, तो आप क्या कहेंगे, Cl2 गैस। क्लियर हुआ? तो ये पॉइंट समझिएगा, एनोड पे I- पहुंचेगा तो I2 बनाएगा, एनोड पे Br- पहुंचेगा तो Br2 बनाएगा, एनोड पे Cl- पहुंचेगा तो Cl2 बनाएगा, एनोड पे F- पहुंचेगा तो F2 बनाएगा। वो सब चीजें वही देखेंगे जहां जहां पे हमें केसेस में आते रहेंगे। अब हम लोग सीखते हैं कि ये तो सिंपल केस था, लेकिन जो सबसे ज्यादा केसेस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको कैसे हम फटाफट सॉल्व करेंगे उस पर बात करते हैं। अब हम लोग वो केस देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है, और ऐसे केसेस में आपको टिप्स, स्ट्रैटेजी एंड ट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी। और ऐसा केस है कि जैसे अभी तक हमने सीखा तो उसमें एक कैटायन और एक एनायन मिला, तो भैया कैटायन कैथोड पे चला गया, एनायन एनोड पे चला गया। लेकिन अब क्या होगा कि आपको दो दो कैटायन मिलेंगे, दो दो एनायन मिलेंगे, तो अब हम किसको कैथोड पे भेजें, किसको एनोड पे भेजें, क्योंकि जाएगा कोई एक ही आयन, या तो Na+ या H+ में से कोई एक कैथोड पे जाएगा, या तो Cl- और OH- में से कोई एक एनोड पे जाएगा। तो इसकी पहचान कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक एग्जांपल आपके लिए बनाया है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस NaCl। एक्वस का मतलब जब भी आए एक्वस तो समझ लेना वाटर है उसके साथ, और NaCl तो भाई NaCl है ही है। जब इन दोनों को हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में रखा और ऊपर से उसको बिजली दिया, करंट की सप्लाई की, तो ये दोनों टूटे। ये दोनों के दोनों टूटे तो NaCl टूट के क्या बनाया, Na+ और Cl-, और वाटर टूट के क्या बनाया, H+ और OH-। ठीक है, इस तरह आपके पास दो कैटायन बन गए, दो कैटायन बन गए और दो एनायन बन गए। तो यहां पर देखिए कंपटीशन होगा, कंपटीशन में कौन जीतेगा उसको समझना है। देखिए ये कैटायन है, तो कैटायन हमेशा कहां जाता है, कैथोड पे, और कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन। तो सीधी बात है भाई कि जिसके रिड्यूस होने का मन, इन दोनों में से जिसके रिड्यूस होने का मन ज्यादा होगा वो जल्दी कैथोड पे पहुंचेगा, और जब वो कैथोड पे जल्दी पहुंचेगा तो वहां अपना प्रोडक्ट बना लेगा। तो सीधी सी बात है कि Na+ और H+ में अगर हम कहें कि H+ का रिड्यूस होने का मन ज्यादा है, तो H+ जल्दी से पहुंचेगा कैथोड पे, वहां इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और H2 गैस बना देगा। लेकिन सर ये पहचाने कैसे कि कौन पहुंचेगा, किसके रिड्यूस होने का मन ज्यादा है? अरे भाई रिड्यूस होने का मन उसी का ज्यादा होता है जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। रिडक्शन वही जल्दी होगा जिसका SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, मोर होगा। जब SRP ज्यादा होगा तो वही रिड्यूस जल्दी होगा, वही रिड्यूस मतलब उसके रिड्यूस होने का मन ज्यादा होगा, जिसके रिड्यूस होने का मन ज्यादा होगा वो जल्दी कैथोड पे पहुंचेगा, और जो जल्दी कैथोड पे पहुंचेगा वो जीत गया, वो अपना प्रोडक्ट बना लेगा। सर
इसमें बताइए, आपको दो कैटाइन मिला था Na+ और H+, अब बताइए कौन पहुंचेगा? अरे भाई Na+ और H+ में उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देख लो। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देख लो। जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो कैथोड पर जाएगा, और कैथोड पर जाके क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। सर ये कहां से चेक करें? ध्यान से देखिए तुरंत। ये आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ रखी थी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जाना है हम लोगों को, और उसके लिए भी मैं आपको कुछ ट्रिक्स दे रहा हूं, वो समझ लेना। जैसे देखो ये Na+ और H+ है, तो H+ जब कभी भी आए तो समझ लेना वाटर है, वाटर। क्लियर? अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब देखोगे तो वाटर के ऊपर ज्यादातर आपको क्या दिखाई देगा? फर्स्ट ग्रुप दिखाई देगा, देखिए LiK ये सब दिखाई दे रहा है, Na दिखाई दे रहा है। सेकेंड ग्रुप दिखाई देगा, और थर्ड ग्रुप 13th ग्रुप आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो अब समझिए, जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर से नीचे जाने पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि वाटर के ऊपर कौन कौन होता है? फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, 13 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। तो ये Na कहां का है? फर्स्ट ग्रुप का है या नहीं है? तो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट H2O से ऊपर है, और नीचे जाने पे SRP बढ़ता है। तो किसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगी? वाटर की ज्यादा होगी कि नहीं होगी? और अगर वाटर की ज्यादा होगी तो इसका मतलब H+ का ज्यादा होगा। H+ का ज्यादा होगा तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल H+ का ज्यादा है, वो H+ कैथोड पे पहुंचेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 गैस बनाएगा। सिंपल। तो ऐसे आपको तैयार करना है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दूसरे तरीके से भी मैंने उस सेशन में आपको सिखा रखा था, लाइक, बासर, काना, मंगल, मंजन, कर्फी, सिडनी, और ये मंजन टूथपेस्ट के बीच में वाटर आता है। तो ये आपको ध्यान देना है, इसी से आपको क्वेश्चन बनेगा और ऐसे ही समझना है। तो यहां पे सबसे सिंपल चीज मैंने आपके लिए बता रखी है, आप उसको गौर करेंगे तो आप एकदम अच्छे से समझ जाएंगे कि जब भी भाई फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप या 13 ग्रुप के मेटल आपको दिखाई पड़े तो याद रखना कि इनसे ये जब फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप और 13 ग्रुप के मेटल अगर आपको दिखाई दे तो उनका रिडक्शन मत कराना, उसके रिस्पेक्ट में वाटर का रिडक्शन करवाना है आपको। तैयार हो गया? और H2O के नीचे अब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप और 13 ग्रुप को छोड़ दिया जाए, अब जितने भी मेटल बचे हैं वो सारे मेटल और वाटर में कंपेयर करोगे तो SRP किसकी ज्यादा निकलेगी? इसकी, क्योंकि नीचे आने पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती है, तो SRP इनकी ज्यादा होगी। अब कभी आपसे कंपेयर करवा दे Zn+2 और H+ में कौन जाएगा, तो भैया H+ तो यहां ठहरा, Zn+2 यहां, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नीचे जाने पे बढ़ता है, तो Zn+2 का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो ये रिड्यूस होगा, ना कि H+। यहीं से हो गया, सारा क्लियर हो गया भाई। तो अभी सब एग्जांपल दिखाएंगे, आप फटाफट फोड़ने लगेंगे। पहली बार अगर सुन रहे हैं तो हो सकता है आपको दिक्कत हो, नहीं तो आराम से इस चीज को आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर Na+ और H+ में हमने देखा तो जो H+ का रिडक्शन पोटेंशियल था वो हमें ज्यादा मिला। वो कितना है भाई? -0.83 वोल्ट। और जो सोडियम का देखा तो वो था -2.71 वोल्ट। हमें भी पता है निगेटिव में छोटी वाली वैल्यू बड़ी होती है, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? वाटर का ज्यादा है। वाटर का ज्यादा है तो H+ रिड्यूस होगा। क्लियर? तो H+ रिड्यूस, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और उसने क्या बना लिया? H2 गैस। तो यहां पे हमें समझ में आ गया कि Na+ और H+ में H+ जाएगा। अब बात होती है एनाइन की। ये देखिए एनाइन पे क्या है भाई? 2 लोग हैं, Cl- OH-। एनाइन की थ्योरी कैसे सिखाओगे उसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं कि एनोड पे जाता है एनाइन, और वो एनाइन जाएगा जो इस रूल को फॉलो करेगा। ये क्या है? ये प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी पर बेस्ड है। यहां पर SO4-, NO3-, Cl-, Br-, I-, OH-। यहां पे देखिए एनाइन के केस में प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी का ऑर्डर याद रखना, मतलब कौन डिस्चार्ज जल्दी होता है, तो सबसे तेज डिस्चार्ज कौन होगा? OH-। अगर यहां मुकाबला किसके बीच था, आप खुद देखिए, यहां मुकाबला किसके बीच था? Cl- और OH- में। तो भाई एनोड पे कौन जाएगा? जो उस डिस्चार्ज पोटेंशियल वाली थ्योरी का जो ऑर्डर है उसमें जो आगे होगा वो जल्दी जाकर डिस्चार्ज होगा। तो आगे कौन था? OH- था, तो OH- जाकर के उस पे जाके ऑक्सीडाइज होगा। तो यही है, ये बस छोटा सा ऑर्डर आपको तैयार करना है। ठीक है, तो ये डिस्चार्ज प्रेफरेंशियल थ्योरी का ऑर्डर है, इसमें OH- सबसे तेज डिस्चार्ज होगा, तो जो भी डिस्चार्ज जल्दी होगा वो एनोड पे पहुंचेगा और वहां ऑक्सीडाइज होकर प्रोडक्ट बनेगा। OH- की जो रिएक्शन है वो डेली लाइफ की रिएक्शन नहीं है, इसलिए इसको एक बार रट लो। जैसे कभी भी आपको दिखाई दे कि OH- जा रहा है नोट पे, तो हमेशा याद रखो प्रोडक्ट ऐसे, हाफ O2 प्लस H2O, और एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन, तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। क्लियर? तो कभी भी आप देखो, इतनी रिएक्शन हम थोड़े वहां पे जाकर लिखेंगे, कभी भी आपको OH- का ऑक्सीडेशन कराना हो तो याद रखना कि O2 गैस प्रोडक्ट पे आप टिक लगाएंगे, सीधी बात। बस OH- जा रहा है, मैंने अगर आपसे बोल दिया OH- जा रहा है नोट पे, तो आप अच्छा O2 गैस बनेगा, O2 गैस बनेगा, उसकी रिएक्शन ये। तो आपको ये वाला
ऑर्डर याद रखना है, सल्फेट, नाइट्रेट, फिर क्लोरीन, फिर Br- मतलब क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और ये हाइड्रोक्साइड आयन। क्लियर? तो OH- और Cl- में कौन जीता? OH-। तो कौन सा प्रोडक्ट बना? O2 गैस। अब वापस चलते हैं और आप बता दीजिए कि डाइल्यूट एक्वस NaCl में, डाइल्यूट एक्वस NaCl में Na+ और H+ में से कौन गया था कैथोड पे? H+ गया था। H+ गया था तो H+ ने वहां क्या बनाया था? H2 गैस। तो अब आपसे कोई पूछे कि कैथोड पे क्या बनेगा, किस पे टिक लगाओगे? H2 गैस। फिर पूछे कोई एनोड, तो आप बताइए एनोड पे कौन गया था? Cl- की OH-। OH- गया था। OH- क्या बनवाया था? O2 गैस। हो गया आंसर आपका। NaCl का दो केस है, एक कॉन्सेंट्रेटेड वाला, ये देखिए ये डाइल्यूट वाला केस है, एक कॉन्सेंट्रेटेड वाला केस है और एक मरकरी वाला केस है। वो एक्सेप्शनल केस है। उन दो केस को छोड़ दें तो हर जगह पे आप इसी तरीके से आपको काम करना है, और वो दोनों एक्सेप्शनल केसेस मैं अभी आपको सिखाने वाला हूं। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। एक थ्योरेटिकल पॉइंट और समझ लो, इसके बाद आप सारे क्वेश्चन फोड़ने के लायक हो जाएंगे। जैसे कि अभी आपने देखा था कि एनोड पे OH- पहुंचा था तो O2 गैस बना था। इसी तरह फटाफट इसको पढ़ लेना है। एनोड पे अगर जैसे सपोज Cl- कभी पहुंच गया तो Cl2 बना देगा, Cl2 गैस बन जाएगा। Br- हो तो भाई Br2 बनवा देना, I- होगा तो I2 बनवा देना। OH- तो देखा ही था, अभी पहुंचा था तो O2 बन गया था। ठीक है? और ये वाला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लो कि अगर अभी कभी आपको ये मौका मिले कि एनोड पर ये लोग दिख रहे हैं कि भाई ये एनाइंस आपको मिले हैं, जैसे अभी दो एनाइन मिला था Cl- OH-, उसी तरह अगर आपको मिल जाए Cl- और इनमें से कोई मिल जाए तो याद रखिएगा कि ये एनाइन कभी भी एनोड पे नहीं जाते हैं, क्योंकि एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन उसी का हो सकता है जो ऑक्सीडेशन के लायक हो। यहां पर अगर आप देखेंगे तो NO3- सल्फेट आयन, ये F- फॉस्फेट आयन और ये क्लोरेट आयन, जितने भी ये दिख रहे हैं ये सब के सब अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठे हुए हैं। मतलब ये +5 में बैठा हुआ है, सल्फर यहाँ +6 में बैठा हुआ है, फ्लोरीन यहाँ पे फ्लोराइड आयन -1 में है, यहाँ पे +5 में फास्फोरस बैठा हुआ है, यहाँ क्लोरीन +7 में बैठा हुआ है। ये सब के सब अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन इन्हें लॉस करना था वो कर चुके हैं। अब किस बात का ऑक्सीडाइज करोगे? ऑक्सीडेशन में तो इलेक्ट्रॉन लॉस करना होता है, और इन बेचारों के पास तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए है ही नहीं। तो याद रखना कि अगर एनाइन के नाम पर कभी भी ये लोग मिले तो याद रखना कि पहले राउंड में ये बोलना कि नहीं भैया इनका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ये एनोड पे नहीं जाएंगे। क्लियर? और इसके रिस्पेक्ट में जो कोई दूसरा हो उसको एनोड पे भेज के उसका प्रोडक्ट बनवा लेना। क्लियर? अब यहां पे एक पॉइंट अंदर है वो भी समझना है कि अगर एनोड पे मतलब एनाइन के नाम पर ये लोग मिले तो भाई ये ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इनमें प्रेजेंट NS, P एंड Cl ये सब अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठे हुए। लेकिन अगर कहीं खुदा ना खास्ता ये ऑक्सीडाइज होते हुए दिखे तो आपको वहां ये समझना है कि अगर ये ऑक्सीडाइज होते हुए दिखे तो समझ लेना कि ये लोग ऑक्सीडाइज नहीं हो रहे, नाइट्रोजन, सल्फर, PCl ये ऑक्सीडाइज नहीं हो रहे, इनके अंदर बैठा हुआ ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, इनके अंदर बैठा हुआ ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो अगर ये ऑक्सीडाइज होते हुए दिखे तो समझ लेना कि इनके अंदर जो ऑक्सीजन बैठा है वो ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्लियर? जैसे मान लीजिए कभी एनोड पे आपको सल्फेट आयन दिख जाए तो ये मत समझ लेना कि सल्फेट आयन में सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। नो, इसमें बैठे हुए ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कभी भी सल्फेट आयन का एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो ये बनाता है आपका थायोसल्फेट आयन H2O8 और +2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। यहां पर देखिए सल्फेट आयन है, यहां ऑक्सीजन -2 में बैठा है, लेकिन जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो अंदर आपको पेरोक्साइड लिंकेज भी देखने को मिलेगा। तो यहां -2 में, यहां क्या है? -1। ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ जाना, यहां पे देखिए कितने ऑक्सीजन है? 8 है। 8 में से 2 ऑक्सीजन आपको पेरोक्साइड लिंकेज में दिखाई देंगे, बाकी ऑक्सीजन तो आपको नॉर्मल दिखाई देंगे, बाकी ऑक्सीजन आपको नॉर्मल दिखाई देंगे। वो लोग तो -2 में दिखाई देंगे, कोई बात नहीं भाई, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है? बढ़िया बात है। लेकिन जो अंदर ऑक्सीजन दिखेगा 2, वो पेरोक्साइड लिंकेज में दिखेगा, और उसका ऑक्सीडेशन नंबर, पेरोक्साइड्स में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? -1। तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ जाना ही तो ऑक्सीडेशन होता है। तो याद रखिएगा कि भैया इन लोगों के ऑक्सीडेशन नहीं होंगे, इनके अंदर बैठे हुए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होगा। अब हम लोग फोड़ते हैं इन सारे जितने भी बस छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट सीखे, उस पर देखिए कि कैसे आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आप कितनी जल्दी जल्दी कर सकते हैं, वो अब आपको दिखाते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चंस आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, इन सब सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, और आपसे पूछा गया था कि अगर हम इसको इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसको इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, एनोड और कैथोड पर। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप क्वेश्चन देखिए, डाइल्यूट H2SO4 है, डाइल्यूट H2SO4 है तो ये भाई H2SO4 है तो इसके अंदर क्या क्या है? H+ है, और इसके अंदर और क्या है? सल्फेट आयन है। ठीक है भाई, डाइल्यूट का मतलब क्या हो गया? वाटर हो गया, वाटर का मतलब क्या हो गया भाई? H+ है और OH- है। ठीक है, अब देखो कैटायन के नाम पे आपको जो भी मिले हैं वो दोनों के दोनों
सेम है कि नहीं, और ये अगर दोनों के दोनों सेम है तो भाई कोई कंपटीशन ही नहीं है, H प्लस आपका कैथोड पे जाएगा, वहां इलेक्ट्रॉन गेन करके आपका H2 गैस बना देगा, जैसा अभी आपने काम किया था। अब यहां देखिए एनोड की बात हो रही है, एनोड पे कौन जाता है, एनाइन जाता है। एनाइन कौन कौन है आपके पास, सल्फेट आयन और OH माइनस। डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी के हिसाब से सबसे जल्दी कौन डिस्चार्ज होगा, OH माइनस। ये ऑर्डर मैंने आपको सिखा रखा है, बस यही ऑर्डर आपको तैयार करना है। तो सल्फेट आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, OH माइनस आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा होता है, तो वो OH माइनस जाएगा एनोड पे और ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और ऑक्सीडाइज होगा तो वो भी मैं आपको याद करा चुका हूं कि अगर OH माइनस ऑक्सीडाइज होगा तो ये क्या बनाता है, O2 गैस। इस तरह आपको पता चल गया कि कैथोड पे H2 गैस बनेगा और एनोड पे O2 गैस बनेगा। ये सल्फेट आयन एनोड पे नहीं पहुंचेगा। आगे बढ़ते हैं, मोल्टेन CH2 है। मोल्टेन का मतलब है कि यहाँ पानी वानी कुछ नहीं है, ठीक है। तो CH2 है, तो CH2 में आपको क्या क्या मिल रहा है, Ca+2 मिल रहा है और H माइनस मिल रहा है। भाई एक ही कैटाइन मिल रहा है, एक ही एनाइन मिल रहा है। कैटाइन आपका जाएगा कैथोड पे और कैथोड पे वो रिड्यूस होगा। रिड्यूस का मतलब ये जाएगा कैथोड पे और वहां 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना देगा, Ca सॉलिड। तो ये कैथोड का प्रोडक्ट तैयार हो गया। H माइनस जाएगा एनोड पे और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। जब ये H माइनस एनोड पे जाएगा, एनोड पे जब ये H माइनस जाएगा तो H माइनस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और क्या बना देगा, H2 गैस और +2 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो यहां पर H माइनस क्या बनाने वाला है आपका, H2 गैस। मतलब ये समझ लो कि हाइड्रोजन किसी भी फॉर्म में मिल जाए, चाहे H माइनस चाहे H प्लस, वो H2 गैस ही बनाने वाला है। अब आते हैं Na2SO4 पे। Na2SO4 में देखो एक्वस भी है। सबसे पहले Na2SO4 से हमें क्या मिलेगा, Na प्लस मिलेगा, सल्फेट आयन मिलेगा, ठीक। और एक्वस है तो एक्वस का मतलब क्या हुआ, पानी है। पानी का मतलब क्या हुआ, H प्लस मिलेगा और OH माइनस मिलेगा। यहाँ पे देख लो भैया, ये फर्स्ट ग्रुप का है और ये H प्लस है। फर्स्ट ग्रुप ऊपर आता है, ये देखो, और H प्लस पानी का है। तो कौन रिड्यूस होगा सबसे पहले, H प्लस, क्योंकि पानी का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा किससे, Na प्लस से, ठीक है। नीचे जाने पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है। तो जब कभी भी आपको फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप या 13 ग्रुप और H प्लस में कंपेयर हो तो हमेशा H प्लस को भेज देना। H प्लस जाएगा किस पे जा रहा है भाई, कैथोड पे। कैटाइन है ना, तो कैटाइन किस पे जाता है, कैथोड पे। तो यहां से कौन जाएगा, H प्लस। Na प्लस नहीं जाएगा, H प्लस जाएगा। H प्लस कैथोड पे जाके 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बना देगा, H2 गैस। एक प्रोडक्ट तैयार हो गया। ये किस पर बना, कैथोड पर। तो कैथोड पे कोई पूछे तो क्या बोलोगे, H2 गैस। इधर देखिए, इधर जो चीज है उसमें आपका सल्फेट आयन है, OH माइनस आयन है। OH माइनस का डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा होता है, तो ये सल्फेट आयन एनोड पे नहीं जाएगा, OH माइनस जाएगा। जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा होगा वही एनोड पे जाएगा और OH माइनस एनोड पे जाके क्या बना देता है, O2 गैस। तो आपको एनोड का भी प्रोडक्ट पता लग गया। अब आते हैं एक्वस CH2 पे। एक्वस CH2 में देखो कौन कौन लोग हैं, Ca+2 है और हाइड्राइड आयन है, ये है। और एक्वस का मतलब क्या हो गया, H प्लस है और OH माइनस है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए Ca+2 और H प्लस, ये देखिए सेकंड ग्रुप है और ये पानी का H प्लस है। तो हमने आपको बोल रखा है कि H प्लस के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप या 13 ग्रुप का कोई भी मेटल दिखाई दे तो उनको मत भेजना। किसको भेजना, H प्लस को भेजना। और H प्लस जाएगा तो यही वाली रिएक्शन हो जाएगी। तो कैथोड पे आपको क्या मिलने वाला है, H2 गैस। अब आते हैं H माइनस और OH माइनस में। H माइनस और OH माइनस में ये जो केस है, इसमें H माइनस और OH माइनस में जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है वो होता है OH माइनस का। और OH माइनस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, इसलिए OH माइनस जाकर के ऑक्सीडाइज होता है। और OH माइनस जब कभी भी ऑक्सीडाइज होता है एनोड पे तो क्या बनाता है, O2 गैस। तो इस तरह हमें कैथोड का प्रोडक्ट भी पता लग गया और एनोड का प्रोडक्ट भी पता लग गया। तो इतनी जल्दी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं वो एक्सेप्शनल केस और आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फटाफट। अब वो NaCl वाले सारे एक्सेप्शनल केस हम लोग फटाफट देखते हैं। ये वाला केस देखिए, आज का पहला एग्जांपल बना था, ये तो मैं समझा चुका था, इसमें कोई कंपटीशन नहीं था और ना तो कोई एक्सेप्शन है, ठीक है। जो बनना था वो बना, मैं आपको ये सिखा चुका हूं। ये देखिए डाइल्यूट एक्वस NaCl, 2 कैटाइन 2 एनाइन, ये भी मैं अभी आपको समझा चुका हूं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा एक बात और समझ लेना, इन केसेस में जो इलेक्ट्रोड यूज किए गए थे वो सब इनर्ट इलेक्ट्रोड PT यूज किया गया था। तो आपको दे और चाहे ना दे तो इनर्ट इलेक्ट्रोड आपको समझ लेना है कि हाँ इनर्ट इलेक्ट्रोड डुबाया गया था। जैसे यहां पे दे दिया यूजिंग PT इलेक्ट्रोड, तो इससे घबराना नहीं है, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है, दे ना दे हमें कोई दिक्कत नहीं है, सारा का सारा तमाशा हमें इसी पे करना था, क्लियर। यहां पर देखो ये एक्सेप्शनल केस पहला आया है और यूजिंग PT इलेक्ट्रोड, तो ये PT इलेक्ट्रोड से डरो मत, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है, ये बस आया हुआ है, इसको छोड़ दो, इसको पढ़ा भी मत किया करो, ठीक है भाई। हाँ PT कार्बन की जगह अगर कोई एक्टिव इलेक्ट्रोड दे दे तब तमाशा बदल जाएगा, क्लियर। तो अभी तक जितने भी केसेस, जो भी चीजें आपने सीखी हैं, सब इनर्ट इलेक्ट्रोड के लिए ही सीखा है। तो यहां यूजिंग PT इलेक्ट्रोड दिया है तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पकड़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस NaCl। एक्वस NaCl, कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस NaCl को हम लोग ब्राइन सोल्यूशन बोलते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ब्राइन सोल्यूशन भी पूछेगा तो इसका मतलब कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस NaCl की बात हो रही है।
भाई जितना हमने सीखा हमने वो काम किया। एक्वस का मतलब होता है वाटर और NaCl का मतलब NaCl। NaCl को पकड़ा तोड़ दिया, वाटर को पकड़ा तोड़ दिया, दो कैटाइन बने, दो एनाइन बने। कैटाइन जाता है कैथोड पे, पहुंचा दिया Na+ और H+। इसमें से आपको पता है कि कोई एक ही कैथोड पे जाएगा, तो फर्स्ट ग्रुप वर्सेस वाटर, तो वाटर को जिताना है, यानी H+ जाएगा कैथोड पे, Na+ नहीं जाएगा। H+ कैथोड पे पहुंचा, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और H2 गैस बना दिया, तो कैथोड का प्रोडक्ट आपका तैयार हो गया। ये आंसर पहला तैयार हो गया। अब आते हैं एनोड पर। एनोड पे कौन जाता है? एनाइन जाता है। एनाइन आपके पास है Cl- OH-। हर बारी अभी हमने देखा कि OH- का चूंकि डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा होता है, इसीलिए OH- जाके ऑक्सीडाइज होता है। तो OH- को ऑक्सीडाइज होना चाहिए था, OH- को ये ऑक्सीडाइज लिखा है, OH- को ऑक्सीडाइज होना चाहिए था, बट ऑक्सीडाइज होगा Cl-। ये एक्सेप्शनल केस है, Cl- ऑक्सीडाइज होगा। क्यों ऑक्सीडाइज होगा? उसका आंसर है ओवर वोल्टेज। सर ये ओवर वोल्टेज क्या है, हमें समझ में नहीं आया, ध्यान से सुनिए। ये क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड है। और आपको पता है कि कोई भी बैटरी हम लोग पढ़े, कोई भी सेल पढ़े, उसमें जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो उसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। यहां पर क्या है ना कि ये जो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है किसका है? NaCl का है। और NaCl हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है। यहां पे भाई सॉल्यूट ही कॉन्सेंट्रेटेड होता है, यहां पे कॉन्सेंट्रेटेड NaCl है, इसका मतलब NaCl आपका हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है यहां। और कॉन्सेंट्रेटेड है तो इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन क्लोराइड आयन का ज्यादा है, और क्लोराइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो इस वजह से वहां पे ओवर वोल्टेज हो गया। ओवर वोल्टेज में आप जानते हैं कि चीजें क्या हो जाती है? फ्यूज हो जाती है, सब तार वार फूक जाते हैं, आपको याद होगा। तो यहां पर क्या है कि क्लोराइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, और क्लोराइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होने की वजह से यहां पर ओवर वोल्टेज का खेल चल रहा है, मतलब जो होना था उसका उल्टा हो गया। आप बैठे थे, चला रहे थे अपना पंखा, लेकिन ओवर वोल्टेज आने से पंखा फूक गया, तो हो गया उल्टा। आप खा रहे थे हवा, अब पंखा हो गया बंद। क्लियर हो गया? तो वही है कि जब भी भाई ओवर वोल्टेज का केस आए तो जो होता है उसका उल्टा कराना होता है। और कॉन्सेंट्रेटेड मतलब क्लोराइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने से वहां पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत ज्यादा आ रहा होगा, ओवर वोल्टेज होगा, और ओवर वोल्टेज की वजह से क्या होगा? क्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज होगा। तो जाना चाहिए था OH- को, लेकिन आज बेचारा OH- नहीं जाएगा, कौन जाएगा? Cl-। और Cl- जब भी एनोड पे जाता है 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके क्या बनाता है? Cl2 गैस। तो ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब आइए एक केस और देख लेते हैं। ये भी एक्सेप्शनल केस है, NaCl का 2 ही केस है एक्सेप्शनल, इस पे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। यहां पे देखिए एक्वस NaCl लिया, हमें कोई दिक्कत नहीं था। एक्वस NaCl तो हम सीख के आए थे अभी, वो कोई एक्सेप्शन थोड़ी था, सेकंड नंबर पे जो सीखा था। बट यहां दे दिया मरकरी इलेक्ट्रोड, यहां पे ये प्रॉब्लम हो गई। अब देखिए भाई, हमने जो सीखा था वही चीज अप्लाई किया, NaCl Na+ Cl-, H2O H+ OH-। अब 2 लोग कैथोड पे जाने को रेडी है, दोनों को हमने कैथोड पे, दो कहां गया कैथोड, ये कैथोड पे पहुंचाया। अब दोनों में से कैथोड पर प्रोडक्ट कौन बनाएगा ये हमें देखना है। देखो भाई, कैथोड ये Hg इलेक्ट्रोड डुबाया है ना, इसमें आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में Hg इलेक्ट्रोड डुबाया है, दोनों के दोनों कौन है? मरकरी के इलेक्ट्रोड। Hg और H में बहुत लड़ाई होती है, ये हाइड्रोजन है और ये Hg है। ये हाइड्रोजन इससे बहुत जलन में रहता है, बहुत जे फील करता है उससे। क्यों फील करता है? हाइड्रोजन कहता है यार मैं, मेरे अंदर भी H है, तुम्हारे अंदर भी H है, लेकिन लोग तुम्हें बहुत सम्मान देते हैं, तुम्हें Hg बोलते हैं, हाइड्रोजन जी, और मुझे खाली H ही बोलते हैं। तो ये H जो है इससे बहुत जलता है, इस वजह से कभी भी हाइड्रोजन मरकरी पे जाकर के, कभी भी हाइड्रोजन मरकरी पे जाकर रिड्यूस नहीं होगा। और जब हाइड्रोजन जा ही नहीं रहा है जलन के मारे उस मरकरी पे, तो फिर कौन जाएगा? अरे भाई जब इसने मना कर दिया मैं नहीं जाऊंगा, हर बार कौन जाता था? H+ ही तो जाता था। लेकिन आज मरकरी को, ये नाम वाम से अपना याद कर लेना, जो ट्रिक आपको बताया, ये हाइड्रोजन इसके पास जाना ही नहीं चाहता है जलन के मारे। तो जब भाई H+ नहीं जा रहे हो तो मजबूरी है हमारी, भाई Na+ को हम भेजेंगे। Na+ गया, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, Na सॉलिड बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा एनोड पर, एनोड पर भाई देखो, एनोड पर हमें यहां Cl- है, OH- है, यहां भी एक्सेप्शन है, जाना चाहिए था OH- को, लेकिन जाता है Cl-। तो Cl- गया, जो बनाया वो बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके वो क्या बनाया? Cl2 गैस। इसको हटा दीजिए, Cl2 गैस। तो 2 प्रोडक्ट आपके तैयार हो गए। एनोड पे क्या हुआ? Cl2 गैस, और प्रोडक्ट एट कैथोड क्या हुआ? Na सॉलिड। मतलब NaCl का 2 एक्सेप्शन है। पहले वाले, इस वाले एक्सेप्शन में खाली एक जगह पे एक्सेप्शन आया, लेकिन मरकरी वाले केस में दोनों ही जगह पे एक्सेप्शन आ गया। क्लियर? तो इस तरह आपको ये तैयार करना है। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट इसके क्वेश्चंस देखते हैं, और थोड़े बहुत ये देखो, ये और ये सारे क्वेश्चन जो देख रहे हैं सब के सब आप फोड़ सकते हैं। ये देखिए भाई, सारे एग्जाम के क्वेश्चन मैंने एक बॉक्स में रख दिया है, सारे क्वेश्चन अब आप फोड़ सकते हैं, फटाफट फोड़ दीजिए, जान जाऊं आपको भी मैं। यहां देखिए कॉपर सल्फेट, जितने भी सोल्यूशंस दिए गए सब में मान लेना भाई एक्वस है,
ठीक है। अब आपसे कहता है कैथोड और एनोड पे प्रोडक्ट बना। आप ये बताइए एक्वस CuSO4 है, एक्वस CuSO4 है तो CuSO4 को तोड़ोगे क्या बनेगा, Cu+2 बनेगा, सल्फेट आयन बनेगा। और साथ में क्या है, वाटर है, वाटर को तोड़ोगे क्या बनेगा, H+ बनेगा, OH- बनेगा। कैथोड पे कौन जाता है, कैटाइन जाता है। कैटाइन में SRP जिसका ज्यादा होगा, रिड्यूस होने का मन जिसका ज्यादा होगा, वही जाके रिड्यूस होगा। तो आप बताइए Cu+2 और H+ में SRP किसका ज्यादा होगा, कॉपर का ज्यादा होगा। क्योंकि H+ सिर्फ तब H+ को भेजना जब फर्स्ट ग्रुप दिखाई दे, सेकंड ग्रुप दिखाई दे, या फिर 13 ग्रुप दिखाई दे, या फिर एक और Mn दिखाई दे, बस तभी H+ को जिताना। अदरवाइज और कुछ भी दिख जाए H+ हारेगा। तो कौन गया, Cu+2 गया। Cu+2 जाके क्या किया, अरे सर कैथोड पे जाके इलेक्ट्रॉन ही तो गेन करता है, रिड्यूस ही तो होता है, रिड्यूस हुआ क्या बन गया, कॉपर सॉलिड। तो कैथोड पे क्या प्रोडक्ट बना आपका, कॉपर सॉलिड। सल्फेट आयन और OH- में कौन जाता है, सल्फेट आयन नहीं जाता है, OH- जाता है, और OH- जाके हमेशा क्या बनाता है, O2 बन गया, O2। ध्यान से सुनिए ये सिंपल केसेस आप तब कर रहे हैं जब आपने इनर्ट इलेक्ट्रोड लिया है, जो अभी तक सीखे इनर्ट इलेक्ट्रोड के लिए सीखे। लेकिन अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड आ गया तो क्या करेंगे, उसका केस बहुत इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम का क्वेश्चन। मान लीजिए एक्वस CuSO4 है, एक्वस CuSO4 है, कैथोड और एनोड पे प्रोडक्ट बनाना है, और आप साफ साफ देखिए जो सोल्यूशन है उसी का इलेक्ट्रोड है, कॉपर का, तो ये एक्टिव इलेक्ट्रोड है। और जब भी केस आपको एक्टिव इलेक्ट्रोड का मिलेगा तो उसी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन, उसी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन। खत्म क्वेश्चन। ये बड़ा कठिन क्वेश्चन है भैया, इसको चुटकियों में खत्म करवा दिया आपको। कैसे, जब भी एक्टिव इलेक्ट्रोड मिला तो इसी का ऑक्सीडेशन, इसी का रिडक्शन, मतलब एनोड पे भी यही मिलेंगे और कैथोड पे भी यही मिलेंगे। देख लीजिए CuSO4, कैथोड पे भी कॉपर मिलेगा और एनोड पे भी कॉपर मिलेगा। जब आप इनर्ट इलेक्ट्रोड लेंगे तभी तमाशा करेंगे, एक्टिव इलेक्ट्रोड लेंगे तो जो इलेक्ट्रोड लिया है भैया वही मिलेगा एनोड पे, वही मिलेगा कैथोड पे। ये केस क्लियर होगा। AgNO3 देखिए, पीटी का मतलब क्या हो गया, इनर्ट इलेक्ट्रोड है, तो अपना जो पुराना सीखे वो काम करना है, वो काम करना है। तो भाई देखो क्या क्या कर सकते हैं। AgNO3 का मतलब क्या हो गया, Ag+ हो गया और नाइट्रेट आयन हो गया, ठीक है। अब पानी साथ में है ही है, H+ हो गया, OH- हो गया। Ag+ और H+ में कौन जीतेगा, मैं आपको बता रखा हूं, इस बार H+ हार जाएगा, Ag+ ही जीतेगा। Ag+ कैथोड पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा सिल्वर, चांदी मिल गया भाई, चांदी मिल गया। अब नाइट्रेट आयन और OH- में मैंने आपको सिखाया है जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा होता है वही जाता है। मैंने आपको 10 बार बोला NO3- सल्फेट आयन, ये क्लोरेट आयन, फॉस्फेट आयन, ये सब दिखे तो इनका ऑक्सीडेशन मत करवाना, यहां से याद कर लो। तो NO3- में NO3- हार गया, OH- जीत गया। OH- जब कभी भी एनोड पे जाता है तो ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है, O2। ये देखिए O2 गैस मिल गया, इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब देखो NaCl है, ये केस तो मैं आपको सिखा ही चुका हूं, इनर्ट इलेक्ट्रोड का, इसमें कुछ नहीं है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, अभी तक जो आपने सीखा था वो डाइल्यूट H2SO4 सीखा था, ये क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ये आपके एग्जाम में आया है, ध्यान से पढ़ लो। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में भाई ये एक्वस तो है, पानी है ही है, तो यहां पे आपको H2SO4 से मिल रहा है H+ और सल्फेट आयन, और पानी से मिल रहा है H+ और OH- आयन। दोनों कैटाइन तो कॉमन है तो किसी को भी भेज दो, तो कैथोड पे तो कोई दिक्कत नहीं है, H2 गैस मिल रही है। लेकिन ये कॉन्सेंट्रेटेड केस है, कॉन्सेंट्रेटेड केस जब जब दिखे आपको, आप समझ लेना भैया एक्सेप्शन। तो यहां पे क्या हुआ, सल्फेट आयन और OH- में से कौन गया, इस बार OH- नहीं जाएगा, सल्फेट आयन जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड केस है। सल्फेट आयन का आपको रिएक्शन सिखा चुका हूं, H2O8- मिलेगा और 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, क्लियर। तो ये चीज ध्यान आप रखेंगे कि भाई यहां पे ये मार्शल से एसिड जैसी चीजें बनने वाली है। खैर मार्शल तो छोड़िए, वो तो H2 में होता है, यहाँ पे जो भी बनेगा ये क्या है आपका H2SO4 है ना, तो ये H2O8- बनेगा, इस पे आपको टिक लगाना है। ये क्वेश्चन कहां अभी तक आया है, जेई में पूछा गया है, ये ध्यान रखेंगे। कॉन्सेंट्रेटेड जब जब आए तब तब आपके होश उड़ जाने चाहिए, नॉर्मल केस था, ठीक। अब आइए AgNO3 में देखो, अरे सिल्वर इलेक्ट्रोड ले रहा है, मतलब एक्टिव इलेक्ट्रोड ले रहा है, तो इसी का ऑक्सीडेशन, इसी का रिडक्शन, तो दोनों जगह क्या मिलेगा, सिल्वर सिल्वर। हो गया केस, ये फाइनल हो गया, सारे क्वेश्चन भी हो गए। अब आते हैं हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पे। अब देखिए ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपके लिए कितने इजी हो गए, ये एक्सपेक्टेड भी है और साथ ही साथ ये नीट 2002 में भी पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl व्हेन Pt इलेक्ट्रोड इज टेकन। जब आपने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिया था तो हमें कोई दिक्कत नहीं आई थी, जो होता था सो हुआ था, वो H+ और Na+ में मुकाबला हुआ था, H+ जीत गया था, जाके H2 गैस बनाया था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl व्हेन Pt इलेक्ट्रोड इज टेकन देन H2 इज लिबरेटेड। अच्छा एक बात और जान लो, NaCl में कोई कॉन्सेंट्रेटेड नहीं लिखा है, तो अपना सिंपल केस है ये, Na+ मिला होगा, H+ मिला होगा पानी से, और Na+ और H+ में H+ जीत गया था और वही जाके कैथोड पे H2 गैस बनाया था।
तो ये क्वेश्चन आपसे यही कह रहा है कि जब NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस आप प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में किए तो आपको कैथोड पे H2 गैस मिला, लेकिन जब आपने मरकरी को कैथोड बना दिया, मतलब मरकरी का इलेक्ट्रोड ले लिया, तो वहां पे सोडियम अमलगम बनने लगा। H प्लस क्यों नहीं गया, H2 क्यों नहीं वहां बनाया? अभी तो सिखाया। मरकरी जब भी होगा तो हाइड्रोजन जी बोला जा रहा है, तो ये हाइड्रोजन चिढ़ेगा, तो ये यहां जाएगा ही नहीं। और जब ये नहीं जाएगा तो कौन गया था कैटाइन पे? Na प्लस ही तो बचा था। H प्लस जब नहीं गया था तो कौन गया? Na प्लस। और जब भी मेटल Hg पे जाके उसके ऊपर जाके चिपकता है, तो जब भी मेटल के साथ Hg होता है तो उसे मेटल अमलगम बोलते हैं। तो यहां कौन चिपक रहा है? सोडियम। तो उसने क्या बनाया? सोडियम अमलगम। ये पूछ रहा है क्यों नहीं गया H प्लस, क्यों नहीं गया H प्लस, यही पूछा था आपके एग्जाम में। तो यहां देखो, H प्लस आयंस आर नॉट डिस्चार्ज एज मरकरी कैथोड। H प्लस आयन मरकरी के पास नहीं जाता है। काहे नहीं जाता है? बिकॉज मरकरी इज हाई हाइड्रोजन ओवर वोल्टेज। मतलब मरकरी एज हाई हाइड्रोजन ओवर वोल्टेज, मतलब मरकरी को अपने ऊपर हाइड्रोजन रखने में बहुत ज्यादा वोल्टेज की रिक्वायर्ड होती है, इसलिए मरकरी हाइड्रोजन को मना कर देता है, भाई मेरे पास मत आओ। क्लियर? ये रीजन है। अब आप देखिए जरा यहां पे आंसर कैसे बोलेंगे। तो क्या आंसर बना कि क्यों नहीं H प्लस मरकरी इलेक्ट्रोड पे जाके H2 गैस बनाया, क्यों बना ये सोडियम अमलगम? तो उसका रीजन यही है कि H प्लस मरकरी के पास नहीं जाना चाहता, या मरकरी H प्लस को पास बुलाना नहीं चाहता। तो यहां क्या आंसर देंगे? मोर वोल्टेज इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस H प्लस एट Hg देन एट Pt। ये बी ऑप्शन आपके लिए सही है, बाकी का ऑप्शन पढ़ सकते हैं, उनमें कोई दम नहीं है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपके नीट 2016 में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन क्या है? सोडियम इज मेड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन मिक्सचर ऑफ अबाउट 40% NaCl एंड 60% CaCl2 बिकॉज भाई सोडियम बनाया जा रहा है, यानी इलेक्ट्रोलिसिस करके हमें सोडियम बनाना है, और सोडियम बनाने के लिए NaCl ही ले लेते हैं ना 100%। क्या दिक्कत थी? ले लेते 100% NaCl कॉन्सेंट्रेटेड वाला, हो जाता काम। लेकिन ये कह रहा है नहीं हम 40% NaCl लेंगे, 60% CaCl2 लेंगे। क्यों लिए? NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जबरदस्त होगा। और Na भी छोटा है भैया, Cl भी छोटा है, तो Na प्लस छोटा है, Cl माइनस भी छोटा ही है, तो इनके बीच जो आयनिक बॉन्ड बना होगा वो जबरदस्त बना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। NaCl में अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो भैया उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होगा। अगर आप प्योर NaCl ना लेके NaCl और CaCl2 का मिक्सचर ले लेंगे तो ये मिक्सचर से क्या हो जाता है? इस मिक्सचर से हो जाता है दिस मिक्सचर हैज अ लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन NaCl। भाई आपको Na चाहिए वो ठीक है, यहां पर देखो CaCl2 है, आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि सर CaCl2 है NaCl है तो यहां मुकाबला Ca+2 और Na प्लस में होगा। तो आप भी जानते हैं भाई रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा होता है? Na प्लस का। लाइक बासर काना, तो काना जो नीचे आता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, वो रिड्यूस होता है, तो Na प्लस ही तो जाएगा, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। यानी आप CaCl2 लेंगे तो कोई खतरा नहीं है, कैथोड पे आपको Na प्लस ही जाएगा और वो वहां Na सॉलिड मिलाएगा। लेकिन मिक्सचर लिया तो लिया क्यों? क्योंकि NaCl अकेले लोगे तो उसको भैया बहुत हीट चाहिए, तब जाके वो मेल्ट होगा। अगर आप ये ले लेंगे तो थोड़ा मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, इजीली आपको सोडियम मिल जाएगा। तो इसका रीजन क्या है? दिस मिक्सचर हैज अ लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन NaCl। बाकी के ऑप्शंस पढ़ेंगे, उन ऑप्शंस में कोई दम नहीं है। Ca+2 कैन रिड्यूस NaCl to Na, नहीं भाई ये सब थोड़ी होता है। Ca+2 कैन डिस्प्लेस Na फ्रॉम NaCl, नहीं ये भी नहीं होता। CaCl2 हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नहीं इलेक्ट्रिसिटी तो हम डाल ही रहे बाहर से, हम उस सोल्यूशन पे थोड़े डिपेंड कर रहे हैं कि तुम्हारे हिसाब से हम इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे। हम तो बैटरी खरीद के ऊपर लगाएंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम इसकी कोई मदद नहीं ले रहे। क्लियर? तो ये बेस्ट आंसर है। आइए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये रहा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है, बट ये बहुत आसान क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के लिए बड़ा एक्सपेक्टेड है। जरा देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल पर लीटर ईच ऑफ दिस, मतलब ये देखिए ये 4 सॉल्ट आपके एक ही बर्तन में बैठे हुए हैं सोल्यूशन बना करके, मतलब ये सब के सब पानी में डूबे हुए वहां पे बैठे हुए हैं। ठीक है, अब बैठे हुए हैं, जब तक हम बिजली देंगे नहीं तब तक ये टूटेंगे नहीं, तो बैठे हैं तो बैठे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बीइंग इलेक्ट्रोलाइज्ड, हाँ कह रहा है इलेक्ट्रोलिसिस करो, इसका मतलब मिक्सी वो ग्राइंडर चलाओ, चटनी पीसना स्टार्ट करो, यानी बिजली देना स्टार्ट किया। और यहां पे साथ साथ दिया है द वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब ही होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स आपको दिए हुए हैं, मतलब इन सबके कैथोड पे जाके रिड्यूस होने का मन दिया हुआ है, ये कह सकते हैं हम।
अब कह रहा है विद इंक्रीजिंग वोल्टेज, जब हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, अरे वोल्टेज तो बढ़ाते ही हैं, बाहर से बिजली लेते हैं, बैटरी लगाते हैं, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तो ये सब टूटने लगेंगे, टूटने के बाद कैटाइन चला जाएगा कैथोड पे और एनाइन चला जाएगा एनोड पे। ठीक है भाई, तो कहता है ये टूटने के बाद कौन कैथोड पे जल्दी पहुंचेगा, उसका सीक्वेंस बताओ। द सीक्वेंस ऑफ डिपोजिशन ऑफ मेटल्स ऑन द कैथोड विल बी, कह रहा कौन जल्दी पहुंचेगा। तो सबसे पहले एक बात देखो, कैटाइन के नाम पर जब ये लोग टूटेंगे तो कैटाइन के नाम पे आपको मिलेगा क्या क्या। जब ये कॉपर वाला टूटेगा तो आपको क्या मिलेगा, Cu+2। जब ये सिल्वर वाला टूटेगा तो क्या मिलेगा, Ag+। जब ये मरकरी वाला टूटेगा तो क्या मिलेगा, Hg+। Mg वाला टूटेगा तो क्या बनेगा, Mg+2। और साथ ही साथ वाटर भी आ रहा है, वाटर का H+ भी मिलेगा। कैटाइन के नाम पे आपको ये लोग मिलेंगे। अब देखो भाई, यहां पर जब हमने अभी आपको समझाया था कि फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप और 13th ग्रुप के एलिमेंट्स H2O यानी वाटर से ऊपर पाए जाते हैं, तो Mg ऊपर पाया जाएगा। वाटर का मतलब यहां H+ हम देख रहे हैं, और ये भाई साहब लोग नीचे पाए जाएंगे। नीचे जाने पे SRP बढ़ती है, SRP बढ़ती है, जरा ध्यान से देखिए। यहां पे Mg का कितना है भाई, -2.37 है। इतना तो लिखने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी लिख दे रहे हैं, ध्यान से देख लो। और यहां पे देखो कॉपर इसके नीचे ही आएगा, जस्ट Cu+2 वाला, इसकी वैल्यू क्या है 0.34। कॉपर के नीचे आ जाएगा आपका कौन, मरकरी। मरकरी वाले की वैल्यू कितनी है भाई, 0.79। और इसके भी नीचे कौन आएगा, सिल्वर। सिल्वर वाले की वैल्यू देख लीजिए आप, सबसे ज्यादा है 0.80। नीचे आने पे SRP बढ़ती है, SRP बढ़ती है। तो भाई आपके पास हर बार मुकाबले में देखो ध्यान से, Cu+2 का मुकाबला H+ से, तो कौन जीतेगा, Cu+2 जीतेगा, क्योंकि Cu+2 H+ से नीचे आ रहा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, तो Cu गया, डिपॉजिट होगा। अब मुकाबला हुआ Ag+ और H+ में, तो Ag+ और H+ में देखो सिल्वर नीचे आ रहा है ना, SRP ज्यादा है, तो इस बार सिल्वर भी डिपॉजिट होगा। मरकरी और H+ में मुकाबला जब होगा तो मरकरी भी डिपॉजिट होगा, क्योंकि वो भी H+ से नीचे आ रहा है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आने पे SRP बढ़ता है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वही रिड्यूस होता है। तो इन लोगों के मुकाबले में तो ये जीता, लेकिन ये Mg तो हार गया। Mg तो ऊपर आ रहा है, Mg थोड़े जाके रिड्यूस होगा। फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप और 13th ग्रुप जब भी H+ के सामने आएंगे तो H+ जीतेगा, ये नहीं जीतेंगे। इसका मतलब एक पॉइंट ये क्लियर हो गया कि Mg तो कैथोड पे जाएगा ही नहीं। तो कैथोड पे जाने वाले लोग कौन है, ये तीन वाला आंसर है, हाँ, यानी कि या तो सी आंसर है या तो डी आंसर है, हो गया। अब सी और डी में देख लीजिए भाई, रिड्यूस होने का मन किसका सबसे ज्यादा है, Ag+ का। Ag+ का सबसे ज्यादा है, तो Ag+ का। Ag+ के बाद कौन है, Hg+, फिर कौन है, Cu। तो देखिए यहाँ पे Ag सबसे तेज जाएगा, और फिर उसके बाद कौन है, मरकरी, और लास्ट में है कॉपर। अगर ऐसे भी देखोगे तो क्या होगा, Ag सबसे तेज जाएगा, फिर मरकरी। ये कौन सा ऑर्डर पूछा है भाई, विद इंक्रीजिंग वोल्टेज, जब वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, द सीक्वेंस ऑफ डिपोजिशन ऑफ मेटल्स ऑन द कैथोड। भाई एक चीज देख लो, इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं पूछ रहा है, तो सबसे तेज डिपॉजिट कौन होगा, सिल्वर होगा। सिल्वर, कोई गलती नहीं है, हाँ, सबसे तेज डिपॉजिट कौन होगा, सिल्वर होगा। सिल्वर के बाद कौन डिपॉजिट होगा, मरकरी होगा, और मरकरी के बाद सबसे बाद में डिपॉजिट कौन होगा, सी होगा। तो कौन सा आंसर सही है, सी आंसर सही है। ये थे आपके आज के सारे क्वेश्चंस, और ये थे सारे कॉन्सेप्ट, और इस सेशन को देख लेने के बाद अब कभी भी कोई क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।